कश्मीर में बहुत सारी इंडिपेंडेंट्स की भी चर्चा हुई इस बार सर, कि इतने इंडिपेंडेंट्स हैं, छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज में 2000 से कम पर भी कई बार डिसाइड हो जाता है। बेसिकली कहते हैं ना, मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर। जहाँ तक छोटी छोटी पार्टियों का ताल्लुक है और आज़ाद उम्मीदवारों का ताल्लुक है, यही सबसे बड़ी समस्या जम्मू कश्मीर की हुई है। खासकर घाटी की जब हम बात करते हैं, 839 उम्मीदवार वहाँ मैदान में हैं। 839 ओवर टोटल, ओवर 839। जब हम वैली की बात करते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार मैदान में हैं। तो जो हमने ग्राउंड सिचुएशन देखी, उन आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ से वहाँ वोट तकसीम दर तकसीम हो गए, जो मेरे ख्याल से बीजेपी का एक प्लान था और किसी हद तक बीजेपी उसमें कामयाब हो गई। और यही सब लोग आशंका कर रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट बहुत सारी सीटों में निकल आएंगे। जो तजिया किया गया है, हो सकता है वो सही भी हो, लेकिन अब आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे के दौरान सब कुछ सूरत हाल वाजिया हो जाएगी। लेकिन एक बात सही है कि कुछ सीटों पे जहां बहुत सारे उम्मीदवार हैं, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट निकलेंगे और अभी कुछ नहीं कहा जाएगा कि कौन सबसे बड़ी तंजीम उभर कर सामने आएगी। उमर अब्दुल्ला 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों जीत जाएंगे। जहां तक गांधरबल का ताल्लुक है, आई बिलोंग्स फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी आल्सो। मैं उमर साहब का वोटर हूं, लेकिन जो मैंने एज पत्रकार के तौर पर वहां हर एक पोलिंग बूथ को एटलीस्ट मॉनिटर किया, तो मुझे लगता है कि जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, दोनों में इतना कांटे का टक्कर है कि 1500 वोटों से इधर उधर फैसला हो सकता है। और यही वजह है कि उमर साहब ने ये सिचुएशन देखकर कहा कि जहां मैं जाता हूं वहां किसी न किसी आज़ाद उम्मीदवार को मेरे पीछे लगा देते हैं। आप हबकदल कॉन्स्टिट्यूएंसी को लीजिए, जहां सबसे कम मतदान हुआ, शहर श्रीनगर की, जहां से एक महिला नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीमा फिरदौस उम्मीदवार है, और उसके अलावा कांग्रेस के अशोक भट्ट साहब हैं, सॉरी बीजेपी के अशोक भट्ट साहब है, और भी एक पंडित उम्मीदवार हैं जो रामविलास पासवान की पार्टी से हैं। इसी तरह से वहाँ 14 उम्मीदवार हैं। अगर हम देखेंगे तो 13,000 कुछ वोट पड़े हैं। तो जब 14 उम्मीदवार 13,000 वोट पड़े, 14 उम्मीदवार हैं, तो 14 उम्मीदवार मैदान में हैं, तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे, किसको ये सीट देंगे? और उमर अब्दुल्ला की दूसरी सीट का भी हाल बता दीजिए। हाँ, दूसरी सीट जो है वो बड़गाम में है। बड़गाम में एक उनको ये फायदा मिल सकता है कि वहाँ आगा रूहुल्ला, जो सबसे अहम कैंपेनर रहा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि उन्हें हार्डकोर जो कश्मीरी कहा जाता है, हार्डकोर कश्मीरी, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट में बयान दिया, उस बयान की वजह से शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहाँ ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और उनके सामने जो एक शिया लीडर थे दूसरे, आगा महमूद साहब, वो भी उन्होंने कवर किया, उनको भी, और ख़ुद आगा रूहुल्ला साहब भी वहाँ हैं। और शिया तबके का एक बहुत बड़ा वोट बैंक वहाँ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना वोट बैंक भी है। तो जहाँ तक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता आगा साहब के फर्जंद वहाँ पीडीपी के उम्मीदवार हैं, जो एक ज़माने में हुर्रियत के बड़े नेताओं में से 7 एग्जीक्यूटिव मेंबरों में से एक एग्जीक्यूटिव मेंबर हुआ करता था, उनमें उनके बेटे आगा मुंतज़िर साहब अब मैदान में हैं। अब देखना ये है, ये जो पीर मरीदी का ताल्लुक है, क्या पीर मरीदी कामयाब हो जाएगी या फिर आगा रूहुल्ला की वो जो हार्ड कोरनेस वो कामयाब हो जाएगी? आप कह रहे हैं कि गांधरबल और बडगाम में से बडगाम रिलेटिवली, मतलब बडगाम में बेटर सिचुएशन है उमर साहब के लिए, लेकिन गांधरबल में कांटे का टक्कर। बडगाम श्रीनगर एयरपोर्ट जो आप उतरते हैं सौरभ, वहाँ से शुरू होता है। और जैसा कि सर ने बताया कि वाकई आगा रूहुल्ला का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा, इस चुनाव में दिखा है। श्रीनगर के सांसद, श्रीनगर के जो सांसद हैं, और इस पहले भी हम लोग बात कर चुके थे उस बार कि ट्रैक्शन बहुत नज़र आया है वहाँ पे। जब वो बोलते थे, जिस अंदाज में वो बोलते रहे हैं, उसमें बहुत ट्रैक्शन उनको दिखाया। और एनसी के भीतर और बहुत सारे विश्लेषकों के अंदर ये चर्चा भी थी कि शायद आगे आने वाले दिनों में उमर अब्दुल्ला के लिए खतरा भी होगा कि आपकी पार्टी के भीतर इस तरह का कोई हार्डलाइनर, पॉपुलर और ऐसे आगे बढ़ रहा बहुत गंभीर नेता है, तो वो तो बहुत आसानी से ये सीट उमर के लिए जिता कर लेके जाएंगे, इसमें कोई दो राय नज़र नहीं आ रही है। उमर अब्दुल्ला के बारे में खुद ये कहा जाता है कि वो डरते ज़्यादा हैं, और आजकल ज़्यादा डरने लगे हैं। लोकसभा के बाद शायद और ज़्यादा डर रहे हो, तो वो जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस लेवल पे, वो दरअसल ये चर्चा इसीलिए कि मान ले नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छा कर भी जाए, लेकिन उमर अब्दुल्ला हार जाए दोनों सीट, तो क्या सिचुएशन बनेगी सर? देखिए, जैसा आपने बताया कि उमर अब्दुल्ला हार जाएगा, ऐसा लगता नहीं है।
मेरे ज़ाती राय ये है कि उमर अब्दुल्ला को जो रूहुल्लाह, जैसे रशीद साहब ने बताया कि रूहुल्लाह ने बहुत ज़बरदस्त कैंपेन करी, लेकिन रूहुल्लाह में एक मर्ज करके एक लीडर बन रहे हैं, लेकिन उनका जो शिया भी मानते हैं उनको और सुन्नी भी मानते हैं। अच्छा। तो इससे पहले कुछ एक महीना पहले वहाँ पे एक मसला हो गया था, शिया सुन्नी का मसला हो गया था, लेकिन उस हिसाब से रूहुल्लाह ने उसको सबसाइड किया कि वो एक इमर्ज हो गया कि एक ऐसा लीडर जो दोनों तबकों में एक्सेप्टेबल है। लेकिन जहाँ तक उमर अब्दुल्ला का हारने का ताल्लुक है, ये बात अभी हजम नहीं हो रही है। क्यों? जैसे हमने सुना है कि हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला गांधरबल से भी हमारे हिसाब से जीत के आएंगे और बड़गाम से, लेकिन वो जो इनके साथ अंडरस्टैंडिंग है, आगा महमूद के साथ अंडरस्टैंडिंग ये है, मैंने आगा महमूद का भी इंटरव्यू किया है, लेकिन उसका मानना यह है कि हमने जो अपना सरेंडर किया है कि उमर अब्दुल्ला के हक़ में, इसमें हमारी पार्टी का डिसीजन था, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है और ना हम इनसे नाराज़ है। लेकिन अब ये मसला है कि उमर अब्दुल्ला ये सीट को, बड़गाम को सरेंडर कर सकते हैं और उमर अब्दुल्ला गांधरबल से बन के जाएंगे, लेकिन गांधरबल उनका एंसेस्ट्रल पैकेट है और बड़गाम उनका नहीं है। लेकिन आप जैसे सर ने बताया कि उमर बहुत डरे हुए हैं, बहुत डरे हैं, ये बात बहुत सही है। अब उन्होंने क्या, उमर ने खुद बताया, मुझे यहाँ इनको लगा कि मैं ब्यूरो से ये जो अपने पेपर्स है वहाँ पे भर रहा हूँ, लेकिन इनको लगा कि ये उधर ब्यूरो जा रहे हैं, लेकिन मेरे पास ये पहले से इन्फॉर्मेशन थी, मैं गया बड़गाम, लेकिन इनको दचका लगा। बरकती के बेटे को वहाँ पहले उधर आई गांधरबल, उसके बाद गांधरबल से वो सीधा चली गई वहाँ पे बीरवा। तो अभी उसका भी वहाँ पे पल्ला हो गया थोड़ा सा हल्का, वो जो कि इंजीनियर रशीद के पास गई थी, मेरे को मंडेट दे दो, उन्होंने नहीं दिया, तो उसके बाद वो वहाँ पे वो इंडिपेंडेंट बन के आई, लेकिन उसको भी बैकिंग के साथ में आई। लेकिन ये बरकती जो है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट आदमी नहीं था पहले। ये बुरहान के टाइम में, जब बुरहान की डेथ होगी तब तो ये एक आवाज़ बन के आया था, ये बड़ा ज़बरदस्त चर्चा कर रहा था उस पर, लेकिन ये चीज़ें मतलब वक्ती तौर है। ऐसा लग रहा है कि कश्मीर का जो घाटी का चुनाव है बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जहां एक एक सीट पे 14-14, 15-15 कैंडिडेट उतार दिए जाए, कॉम्प्लेक्स तो हो ही जाएगा। मंसूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंसूर, आप स्टूडियो की चर्चा भी सुन रहे हैं, क्या वाकई उमर अब्दुल्ला परेशान हैं, थोड़े डरे हुए हैं, दोनों सीटें जीत रहे हैं या किसी एक सीट पर कांटे की चक्कर है? मंसूर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये मंसूर नहीं है, मंसूर, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। मंसूर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है सौरभ और देवेंद्र, 839, मैं तो ये सुन के मैं हैरान हूँ, इतनी संख्या, इतनी बड़ी संख्या कैंडिडेट्स की। नहीं, उतनी ज्यादा भी नहीं है, होते हैं किसी भी सीट को अगर आप देखें तो 20, 25, 30, क्योंकि बहुत सारे उसमें डमी होते हैं ना, जो कैंडिडेट होते हैं वो खुद ही कराते हैं, वो डमी फायदा पहुंचा देंगे बीजेपी को। नहीं, गाड़ी वाड़ी के लिए, इन सब चीजों के लिए। जैसे अगर कोई किसी भी पार्टी का कोई व्यक्ति हो, इवन कई बार तो ऐसा होता है कि कोई इंडिपेंडेंट होता है तो 4 खड़ा करा लेता है, क्योंकि उनके नाम पे फिर गाड़ियां आपके पास आ जाती हैं। तो चुनाव आयोग को जो आपको खर्च दिखाना होता है वो उनके माथे जाता है। तो किसी भी सीट को अगर आप उठा के देखें तो 20, 25, 30 तो कैंडिडेट ऐसे होते हैं, ये बहुत सामान्य सी चीज़ है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि 6 गाड़ियां अगर चल रही हो तो देखिए कि उस कैंडिडेट के नाम पे एक उसके हिस्से वाली एक ही गाड़ी है। लेकिन जैसे जो आप टैक्स बचाने के लिए करती है ना, वो करते हैं। प्लस दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि बूथ पे फिर जब काउंटिंग हो रहा होता है तो आपके लोग टेबल पे ज़्यादा होते हैं उसमें। नहीं, जैसे राहिल जी कह रहे हैं ना कि इसका फायदा, पॉसिबिलिटी ये है कि बीजेपी को ज्यादा मिल सकता है। नहीं, वैली में तो बीजेपी कुछ है ही नहीं, तो इसलिए तो वो छोड़ ही दीजिए। और जम्मू में दूसरा सर ने एक जो इंटरेस्टिंग बात कही, वैली में वो ये ये है नहीं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट वोट हो जाएंगे तो नेचुरली अनएक्सपेक्टेड। हाँ, लेकिन उसमें बहुत बीजेपी का उस रूप में नहीं कि खाता 15-20 खुलने की कहीं दूर दूर तक गुंजाइश है बीजेपी की वैली में, बिखराव बस कोई चांस नहीं। सर ने जो बोला जी जी वो ज्यादा मार्क करने वाली बात केरल है। का ताल्लुक है, जो मुझे रिपोर्ट्स मिल रहे हैं, सॉरी, जहां तक गुरेज का ताल्लुक है, वहाँ जो नज़ीर अहमद खान गुरेजी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं, उनके मध्य मुकाबल जो है भारतीय जनता पार्टी के फकीर मोहम्मद खान है। एज पर रिपोर्टर्स, ग्राउंड रिपोर्टर्स, जो मुझे वहाँ लग रहा है कि वहाँ भी कांटे का टक्कर है, क्योंकि 3 बार MLA रह चुके नज़ीर अहमद खान साहब के बारे में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी उसने भी काम किया है। ओके। अब देखना यह है कि लास्ट मोमेंट पे उन्होंने ये जो गुरेज का फॉर फ्लंग एरिया है तिलेल में उन्होंने एक आज़ाद उम्मीदवार को खड़ा किया ताकि फ़कीर मोहम्मद खान के वोट कट जाए, जो हमें रिपोर्ट्स है। तो वो चीज़ शायद उसको फ़ायदा पहुंच सकता है, लेकिन अगर वहाँ वो फैक्टर काम नहीं करेगा
तो मुझे लगता है बीजेपी पहली बार वहां कमल खिलाएगी गुरेज में, ऐसा मैंने सुना है। एक देवेंद्र आप चांस कह है, रहे जैसे थे। कुछ जो मजबूती वाली सीट है सिर्फ वो गुरेज वाली है। दूसरी चीज जो इन्होंने कही वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, नंबर्स की बताया कि अगर 12-13 कैंडिडेट हो और 14-15 हजार वोट पड़ रहा हो, हाँ, उस परिप्रेक्ष्य में देखिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है सॉरी, कि यार यहाँ उसमें कुछ भी हो यहाँ सकता है। ये बात भी ज़हनशीन करना बहुत ज़रूरी है। पहले हमें ये देखना है कि जम्मू कश्मीर में किस पार्टी ने कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए। अगर हम आंकड़े लें, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सबसे बड़ी तंजीम हम कहते हैं कि उभर कर सामने आएगी, जो अभी तक लग रहा है लेकिन उन्होंने खाली 54 सीट्स पे अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। एज फार एज भारतीय जनता पार्टी इज कंसर्न, उन्होंने 69 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा किए हैं। इसके बरक्स कांग्रेस ने 39 पे, 48 पे, जबकि एआईपी ने 34 पे अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। इसी तरह इंजीनियर रशीद की एआईपी ने 24 सीट्स पे अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। यहाँ ये बात भी है कि जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा उम्मीदवार खड़ा किए हैं, नेचुरली अगर ये वोटों का जो आज़ाद उम्मीदवारों का खेल काम कर गया तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और जिन्होंने ज़्यादा सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़ा किए हैं उनको ज़्यादा जीतने की संभावना है। ठीक, मंजूर मीर आप जुड़ गए हमारे साथ श्रीनगर से। मंजूर, हम लोग उमर अब्दुल्ला की बात कर रहे थे कि उनकी दोनों सीटों में क्या हाल है, कैसा चुनाव उनका हुआ है, ये भी बताइएगा। और साथ साथ ये भी, ये जो छोटी पार्टियां जितनी भी हैं, राशिद इंजीनियर की हों या बाकी दो और पार्टियां, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी, इनका घोषित स्टैंड क्या है? इनके उम्मीदवार जीतते हैं तो ये क्या करेंगे? देखिए सर, अब जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, या सजाद गनी लोन की पार्टी है, अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी है, इन पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। और ये आशंका जताई जा रही है कि अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बनकर आती है तो इनका रुख जो है बीजेपी की तरफ होगा, ऐसा आशंका जताई जा रही है। खासकर अगर हम उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उमर अब्दुल्ला जो है 2 विधानसभा चुनावी क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं, गांदरबल और बड़गाम से, और ये माना जा रहा है कि दोनों सीटों पर जो है उनकी जीत तय है। लेकिन फैसला अभी आना बाकी है। ठीक 8 बजे जो है काउंटिंग शुरू होगी, उसके बाद क्या रिजल्ट्स आएंगे, पूरी तस्वीर जो है वो पूरी तरह से साफ होगी। लेकिन निस्संदेह ही ये चुनाव जो है बेहद दिलचस्प चुनाव दिखे, एक रंगीन माहौल दिखा, उत्साह दिखा, पूरे जोश जो है पूरे चुनावी रैलियों में साफ तौर पर देखा गया। और लोग काफ़ी उत्साहित थे कि जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, और लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं जो भी सरकार बनकर आती है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार हो, लोग चाहते हैं कि कश्मीर में अमन हो, तरक्की हो, डेवलपमेंट हो, बेरोज़गारी के मुद्दे जो है वो ख़त्म हो जाए। इसको लेकर लोग जो है खुलकर 35 सालों के बाद बाहर निकले और अपने वोट का इस्तेमाल किया। लोगों को उम्मीदें हैं, और जिस तरह से लोग बाहर निकले उसी हिसाब से जो यहाँ की पार्टियां हैं उनको उम्मीद है, वो जीत का दावा कर रहे हैं। खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, उनको पूरी उम्मीद है कि वो इस बार जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे और लोगों के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को वो पूरा करेंगे। लेकिन बीजेपी जो है वो नेक टू नेक फाइट दे रही है। बीजेपी जम्मू में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन 2014 के विधानसभा चुनावों में भी किया है। लेकिन तस्वीर क्या होगी ये आने वाले समय में साफ होगी। हम इस वक्त श्रीनगर के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के बाहर मौजूद है, जहां पर ठीक 8 बजे के आसपास जो है काउंटिंग शुरू होगी। श्रीनगर की 8 सीटों पर यहां करीबन 90 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। माहौल जो है वो काफ़ी खुशगवार माहौल है, सुरक्षा के भी मंसूर, हमने देखिए घाटी की बहुत बात की, वैली की अच्छी लंबी चर्चा हुई, थोड़ी जम्मू रीजन की भी बात कर लेते हैं। वहां से आपके पास रिपोर्ट क्या आ रही है वहां पर, क्योंकि कई लोगों का ये भी मानना है कि जम्मू में ये भी संभावना है कि बीजेपी कम हो जाए, क्या ऐसी परिस्थिति भी दिखाई देती है? देखिए, जहाँ तक जम्मू रीजन की बात है तो जम्मू रीजन में बीजेपी का जो है माना जा रहा है कि अच्छा खासा उन्होंने जो है वहाँ पर वोट हासिल किया है, और कांग्रेस जो है उतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आती हुई नहीं दिख रही है। और इस बात को उनके जो अलायंस पार्टनर है नेशनल कॉन्फ्रेंस वो भी महसूस कर रहे हैं, और यही कारण है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो नज़रें हैं वो जम्मू रीजन पर है कि कांग्रेस वहाँ पर कितना अच्छा प्रदर्शन करती है, और क्या वो फिर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर सरकार बनाते हैं या फिर उन्हें यहाँ पर दूसरे कहीं अन्य दलों की जो है ज़रूरत पड़ेगी। और यही कारण है कि फारूक अब्दुल्ला ने कल इंडिया टीवी से बातचीत करते हुए ये साफ कर दिया कि वो पीडीपी के साथ
हाथ मिलाने के लिए जो है तैयार है। उन्होंने महबूबा मुफ्ती का जो है शुक्रिया अदा किया, यानी कि फारूक अब्दुल्ला को भी यह महसूस हो रहा है कि अलायंस जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का शायद पूरी बहुमत नहीं आएगी, दूसरे छोटी बड़ी पार्टियों की जो है ज़रूरत पड़ेगी। और महबूबा मुफ्ती ने यह पहले ही साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी के बिना नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार नहीं बनाएगी, वो किंग मेकर के तौर पर जो है एक रोल अदा करेंगे। तो देखना होगा, कुछ घंटे बाकी है, जैसे ही अच्छा, एक और जानकारी मैं आपसे चाह रही हूँ मंसूर, जो है वो पूरी ये अभी कल से चर्चा चल रही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर 5 नाम जो है मनोनीत करने वाले हैं, तो क्या वो नोटिफाई हो चुके हैं? इस पर थोड़ा सा अपडेट आप दे दें, क्योंकि दिस कैन बी अ गेम चेंजर। नहीं देवेंद्र? नहीं अभी नहीं, 9 या 10 को होगा। 9 या 10 को होगा परसों। हाँ, अब मंसूर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं है। नतीजे देखने के बाद होगा। नतीजे देखने के बाद होगा, नोटिफाई करने की आवश्यकता या नहीं? थी, उन्होंने तकरीबन ये स्टेप उठाने की कोशिश की थी एज पर रिपोर्ट्स, लेकिन क्या है कि जब बाकी पार्टियों का जो रीजनल पार्टीज है, जब उनकी तरफ से बयानात आ गए कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उन्हें कोई ये इख्तियार नहीं है कि अभी हुकूमत बनी नहीं और वो 5 इनको एमएलएज को फिर से नामजद करेंगे, तो ये उनके हद इख्तियार में नहीं है। हाँ, पार्टियां जब नई हुकूमत बनेगी फिर पार्टियों के आधार पे ही कौन सी बड़ी पार्टी है उसका कितना शेयर मिल सकता है ये फिर वो लोग तय करते हैं, लेकिन गवर्नर या एलजी की कंसेंट नहीं, यही कारण रहा। यही इसी बात को लेकर के कंफ्यूजन है। श्रीनगर से दिल्ली तक इस पे चर्चा हुआ और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस पे थोड़ा ध्यान दिया कि नहीं, हमें ऐसा ये बात तो करना। सीधे एक बहुत जोर से खबर जो है कल चल रही थी कि शायद कर दें जी जल्दी। मैं फिर से क्लियर कर दूँ। नहीं, एक्चुअली क्या है सर, एक्चुअली क्या है, जब से रीऑर्गेनाइजेशन का एक्ट हो गया तो तब से अभी एलजी के पास बहुत ज़्यादा पावर्स है, वो इनको नॉमिनेट कर सकता है। लेकिन अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पे है वो ये बता रही है कि एलजी अभी नहीं कर सकते हैं कि जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ना बने। लेकिन वो जो पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पे है जिसमें एनसी वगैरह है, वो बोल रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे, इसके बरअक्स में कोर्ट में जाएंगे। लेकिन एलजी के पास पूरा पावर है इनको नॉमिनेट करने के लिए। अभी किसको नॉमिनेट कर, हमने पहले ये भी सुना था कि इन्होंने नाम तय किए हैं, लेकिन जब कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई तो वो नाम ऑन होल्ड, फैसला वापस लेना वो होल्ड पे है। लेकिन उनके पास बिल्कुल अच्छा, कहानी क्या है पूरी आप बता बता दीजिए देंगे। देवेंद्र। एक पहली बात तो ये, क्या ये संवैधानिक अधिकार है? बिल्कुल है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में जो था, 2023 में जो अमेंडमेंट करके संख्या को 5 कर दिया गया, तो एलजी के विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत ये है। मतलब एलजी के अपने डिस्क्रिप्शन को पे छोड़ा गया है वो। ऑन द एड ऑफ एडवाइस ऑफ नो, ये गवर्नमेंट नहीं है, एलजी का अपने LG का विवेक पे अपना है। और ये एक्ट में है, और ये यही नहीं है, ये कहीं भी होता है। जो जहाँ ये नॉमिनेशन होता है वो यही होता है। पुडुचेरी में भी यही चीज़ है। दूसरी चीज़ कि इसमें कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया को लेकर जो प्रशासनिक स्तर पे जो चर्चा शुरू हुई, उससे जम्मू कश्मीर में जो कि भ्रम की एक जगह आप कह सकते हैं वैली को, खासतौर पे वहाँ अफवाहें इतनी ज्यादा तेजी से चलती है, उसमें अधिकांश बेसिर पैर की होती हैं, लेकिन अफवाहें जिसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता, और उसको उस ऑथेंटिसिटी के साथ बताया जाता है कि आपको हैरानी होगी सुन के। तो वो सारी चीज़ें फैलने लगी कि हाँ ये हो गया है, वैसा बिल्कुल नहीं था। वो सलाह मशविरा किया गया और ये होना है। ठीक है, रिजल्ट के बाद ही, पहले भी होना था, अभी भी रिजल्ट के बाद ही होना है। पहले भी ये नहीं था कि रिजल्ट के पहले रिजल्ट के पहले करने का कोई मतलब नहीं था ना। रिजल्ट के बाद ही होना है, और वहाँ जो भी सरकार आएगी या नहीं आएगी उसका इससे लेना देना नहीं, क्योंकि ये तो एलजी के विवेक के आधार पे है ना। लेना देना तो है वोटिंग, जब उनको वोटिंग राइट्स है, उनकी राय का, उनकी राय का मैं कह रहा हूँ, लेना देना नहीं। उनकी राय का कि उनके सलाह पे हम ये कह रहे हैं, ये नहीं है, ये अपने विवेक पे करना है। और बिल्कुल वोटिंग राइट है, और ये मेजॉरिटी जाएगा 48 का, 45 का नहीं है। इन सारी चीज़ों पे जो कानूनी पहलुओं पे बात होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर प्रशासन के लोग और केंद्रीय गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, संविधान विशेषज्ञ, ये सारा होमवर्क हो चुका है।